जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो से हम 1500 क्वेश्चंस जो कि जीके जीएस के रहने वाले हैं उस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और ये बेटा आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है। मतलब मैं इस सीरीज के माध्यम से आप तक 1500 प्रश्नों को पहुंचाना चाहता हूं। हर पार्ट में मैं 100 प्रश्नों को रखूंगा जिससे कि 15 वीडियो में ये जो 1500 प्रश्न हैं आपकी झोली में सिमट जाएंगे। कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं वहाँ पर जीके जीएस के तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प मिले। चलिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँ क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं हूँ, सीधे सीधे प्रश्नों पर आते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था? बेटा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? बेटा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, अर्थात मन के अंदर जो भाव होते थे, विचार होते थे, उनको चित्रों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास इस समय के लोग किया करते थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बेटा चाणक्य अक्सर मिलेगा, कौटिल्य भी मिलेगा, विष्णुगुप्त, तीनों एक व्यक्ति के नाम है। जो भी मिल जाए ऑप्शन में उसी को टिक कर दीजिएगा। तीनों मिल जाए तो तीनों को कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है? बेटा साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा बेटा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। शिशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन होता है? तो उसका राइट आंसर बेटा लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि उस समय शिशुओं का विशेष करके बालिकाओं का बहुत सारा वध कर दिया जाता था, तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध इनको द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न बेटा सांझ का तारा अथवा भोर का तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो बेटा शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मोस्टली ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। बेटा अगला प्रश्न दिया गया है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? मतलब घास का मैदान है लेकिन अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा पंपास। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? तो बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको रेड क्लिफ रेखा देखने को मिलेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक्चुअली में है कहाँ पर? भारत में कहाँ पर है? तो कोलकाता में है और कोलकाता बेटा आप जानते हो पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, ठीक है। चलो फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिससे कि एक बेहतर पोजीशन पर हम पहुंच पाएँ। बेटा प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी इज द राइट आंसर। कोसी नदी को बेटा बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा उत्साहवर्धन के लिए, अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज शोक के प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई थी? बेटा प्रधानमंत्री जन धन योजना बोले थे सबके खाते में पैसे आएंगे ना, उस समय लॉलीपॉप दिया गया था, तो ये बेटा आपके 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। लेकिन चलिए इस योजना के थ्रू ये तो हुआ कि सब लोगों के पास खाते हो गए, जिससे कि जो भी वो काम करते हैं सीधे मजदूरी उनके खाते में जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ है ना सुधार हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो बेटा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आप आरबीआई के नाम से जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बेटा 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसका क्या देखने को मिलता है? अस्तित्व देखने को मिलता है, गठन देखने को मिलता है। 1946 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेटा वर्तमान में आपकी जो मौलिक कर्तव्य है इनकी संख्या 11 है। पहले यह 10 हुआ करती थी, पहले 10 थी, अब वर्तमान में 11 है। राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में है? कहने का मतलब है राज्यसभा का बारे में आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा? तो अनुच्छेद 80 इज द राइट आंसर। इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? बहुत पूछा जाता है बेटा। अरविंद पनगड़िया इज द राइट आंसर। अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो बेटा 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो बेटा 25 सेंटीमीटर होती है। सो राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की
उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व किस तरीके से देखने को मिलता है? ये एक्चुअली बिग बैंग सिद्धांत इस पर काम करता है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। इसके लिए जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए उसमें सबसे बेस्ट है बिग बैंग का सिद्धांत। ओपेरिन के बारे में आपने जाना होगा, बहुत इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से जीवधारियों का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं बेटा, आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ भी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ भी होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो उनका जीवन काल बेटा 4 दिन होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? आप सभी जानते हैं द्रोणाचार्य कौन थे? तो बेटा गुरु हुआ करते थे, इसलिए जो भी खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो भी खेल क्षेत्र के गुरु होते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षक इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न बेटा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी आपको देखने को मिलता है, तो दोनों सही हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। विश्व की लघु नहीं है, यहाँ पर आपके लघु होना चाहिए, ठीक है। विश्व की लघु संसद के नाम से किसको जाना जाता है? तो विश्व की लघु संसद बेटा महासभा को बोला जाता है, ठीक है। विश्व की जो लघु संसद है किसे बोला जाता है? तो महासभा को बोला जाता है, और ये महासभा आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा कि भारत कोकिला की बात कर रहा है कि नाम से किसको जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। इन्हें बेटा भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है औरंगजेब। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है बेटा? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना लोगों की गिनती करवाई गई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बेटा एक नारा है, वक्तव्य है, किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। गोदान रचना किसकी है बेटा? प्रेमचंद्र की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्टली पूछी जाती है। नमक का दरोगा भी है, गोदान भी है, गबन भी है ना, ये सब के सब रचनाएं बेटा प्रेमचंद्र जी की हैं, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, और एक से बढ़कर एक जानदार रचना इनके द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है, ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन बहुत पूछी जाती है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन बेटा दिल्ली में करवाया गया था। भारतीय संविधान पूरी तरह से कब बन करके तैयार हुआ? तैयार होने की बात कर रहा है, लागू करने की बात नहीं कर रहा। तो बेटा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें लागू करने की तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? किसी विशेष परिस्थिति में अगर मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात आती है तो ये पावर बेटा भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत के प्रथम नागरिक के पास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बेटा कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, और हर एक 2 वर्ष में, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आपके राज्यसभा के रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह में नए आते रहते हैं, तो उसी हिसाब से बैलेंस बना रहता। भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में बेटा जो न्याय प्रणाली है ना, वो हमने स्वतंत्र न्याय प्रणाली को अपनाया हुआ है, ठीक है। तो भारत में जो न्याय प्रणाली है वो हमने स्वतंत्र न्याय प्रणाली को अपनाया हुआ है। ध्यान रखना, भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली है बेटा? तो स्वतंत्र न्याय प्रणाली है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो बेटा ऋग्वेद में अगर हम मंडल की बात करें तो राइट आंसर है आपको 10 मंडल मिलेंगे, 1028 सूक्त मिलेंगे, 10,462 ऋचाएँ मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है ऋग्वेद का जो पाठकर्ता होता है, पाठकर्ता इसे होता या होत्र के नाम से जाना जाता है, होता या होत्र के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा।
मेगास्थनीज किसके राज दरबार में भारत आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज की एंट्री होती है। बेटा इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था एवं कहाँ पर हुआ था? 2 प्रश्न किए गए हैं। तो अगर कब की बात करेंगे तो 570 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। तो दोनों आंसर आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था या किसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे? तो चाणक्य जो थे बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने घनानंद को हराने का काम किया था चाणक्य की मदद से, क्योंकि चाणक्य की विष्णुगुप्त की बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने, तो नाराज़ हो गए थे और इस शेर को तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद इनके द्वारा पराजित किया जाता है घनानंद को। गुप्त वंश का संस्थापक बेटा कौन होता है? तो श्रीगुप्त इज द राइट आंसर। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। चौसा का जो युद्ध है कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? अगर बात करें चौसा की युद्ध की तो 1539 ईस्वी में लड़ा जाता है, और इसमें आपका जो हुमायूं होता है वो बेटा हार जाता है। इसमें शेर खान एक तरफ होता है जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जानते हो, दूसरी तरफ आपका हुमायूं होता है, और इसमें जो हुमायूं है वो हार जाता है। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। शेर शाह सूरी वही है जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, आप जानते होंगे, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और शायद परिचित भी होंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करने का प्रयास किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बेटा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ओके, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो बेटा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में होती है और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। देखिए जितना डिटेल हो सकता है वो मैंने कोशिश की है यहाँ पर कवर करने की। एक्चुअली क्या है ना, 1 लाइनर फॉर्मेट में है तो जल्दी जल्दी कवर भी करना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बेटा नेपोलियन के बारे में तो आप जानते हैं सभी। तो भारत का नेपोलियन बेटा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में काफ़ी विजय प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म है, तो राइट आंसर है बेटा शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़ावा बहन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है। राइट आंसर क्या? शुक्र ग्रह, या पृथ्वी के सबसे निकट भी स्थित है और पृथ्वी की जुड़ावा बहन भी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी आपके शुक्र ग्रह को जाना जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको ऑलरेडी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? बेटा 180 अंश 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेटा भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और एक्चुअली ये वर्तमान में कहाँ पर है? पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, फिर उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा कर दिया गया, उत्तराखंड एक राज्य बनाया गया, तो ये उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, तो उत्तराखंड, इसका अगर पुराना नाम की बात करें ना तो इसका पुराना नाम क्या है बेटा? हेली है। हे यहाँ पे होना चाहिए, अलग हो गया है। हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम हुआ करता था आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी जब आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली की खोज का श्रेय किस काल के शासकों को दिया जाता है? वर्तमान में जो आप दशमलव प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं किस काल के शासकों को इसका श्रेय मिलता है? बेटा गुप्त काल इज द राइट आंसर। ओके, मुगलों के द्वारा मनाया जाने वाला नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया गया है? मतलब कहाँ से मुगलों ने लिया था इस त्यौहार को? तो पारसियों से इसको लिया था। ठीक है, पारसी लोग मनाते थे, तो मुगलों ने भी क्या किया, नवरोज उत्सव मनाना शुरू कर दिया, तो पारसियों से लिया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर है बेटा पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा। शायद नाम इसका जानते होंगे, अक्सर आपने सुना भी है। ठीक है, पुर्तगाल निवासी था ये। अगला प्रश्न बेटा कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान रच दिया सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है,
बहुत बड़ी बात है। सो राइट आंसर आधुनिक युग का मनु बेटा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो हमने मूल अधिकार लिया हुआ है वो बेटा हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। अगला है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया? बेटा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? यहाँ पर यही कहना चाहता है कि 42वें नंबर का संविधान संशोधन कब किया गया था। और 42वें नंबर के संविधान संशोधन को बेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली कब किया गया था। तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आया बेटा। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो बेटा भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेटा केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है। यहाँ पर अच्छे खासे मसालों का उत्पादन किया जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिटेल करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? बेटा जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है ना, वहाँ पर दिन और रात की अवधि समाप्त होती है, 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बेटा जो कोयला जिसका उपयोग आप बिजली को चलाने में, ट्रेनों को चलाने में, बड़े बड़े कल कारखानों को चलाने में यूज करते हो, विशेष करके ट्रेनें और बहुत बड़े बड़े कारखानों में यूज होता है, तो परतदार चट्टानों से बेटा कोयला आपका प्राप्त होता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब बर्फ़ होनी चाहिए। तो ये बेटा अंटार्कटिका कहा जाता है, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। सो राइट आंसर क्या है? अंटार्कटिका इज राइट आंसर। अगला बेटा प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो कालाहारी मरुस्थल बेटा बोत्सवाना कंट्री में है, बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल है। ओके। अगला प्रश्न है कि सारगैसो क्या है? सारगैसो एक्चुअली में क्या है? तो बेटा एक समुद्री घास है। सारगैसो क्या है? सारगैसो भी मिलता है, सारगैसम भी मिलता है। तो ये है कि समुद्री घास है आपकी। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगहो नदी को बेटा चीन का शोक बोला जाता है। एस्किमो किस प्रदेश के प्राकृतिक निवासी हैं? तो जो एस्किमो लोग हैं ना, ये टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक निवासी हैं। टुंड्रा प्रदेश। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो बेटा संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। और संसद का जो बेटा निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आया अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का राष्ट्रगान बेटा क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया, जिसे आप जनगण मन बोलते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय झंडे जिसे तिरंगा आन मान शान जवानों की है और देश की भी है जान। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है बेटा? 3:2 है। जो हमारा तिरंगा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई बेटा 3 रहने वाली है, चौड़ाई 2 रहने वाली है। यही अनुपात है 3:2। ठीक है, ये ख़त्म कर लेना, ये नहीं है इतना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बेटा ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी हुई है? बेटा पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब 23.5 डिग्री आपकी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर झुकी हुई है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरता है तो क्या होने वाला है? तूफान आने की संभावना है अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम तेज़ी से गिरता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बेटा गोबर गैस जो होती है ना, मीथेन गैस होती है। और धान वगैरह जहाँ लगते हैं वहाँ दलदली ज़मीन में भी आपको मीथेन गैस मिलती है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? बेटा 4 वर्ष के बाद। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है
किस विटामिन की कमी से आपके शरीर का खून का बहना बंद नहीं होता? मतलब अगर कौन से विटामिन की कमी हो जाए कि खून बहना बंद ही ना हो, अगर चोट लग जाएगी? तो राइट आंसर है बेटा विटामिन के। विटामिन के की कमी होना मतलब आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। चोट लग गई तो खून कंटिन्यू बहता रहेगा। और क्योंकि क्या होता है ना, विटामिन के अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर में है तो जहाँ पर चोट लगती है ना, वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके से जाला जाला बन जाता है, 5-6 मिनट में थक्का जैसा बन जाता है वहाँ पर, जिससे खून के बहाव को क्या होता है, रोकने में आसानी होती है, रुकने लगता है। तो अगर कमी है तो भाई समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का सदस्य देश कौन सा बनता है? तो बेटा दक्षिणी सूडान इज द राइट आंसर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का सदस्य देश बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात अगर हम करें तो बेटा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? बेटा कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना, वो हीरा है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? बेटा शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध है यहाँ पर बेटा। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेटा गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है। ओके, कुशीनगर में होती है। भारत में मेट्रो मैन के नाम से एक्चुअली में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बेटा श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है बेटा? श्रीधरन इज द राइट आंसर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बेटा बैरन द्वीप में है, और ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बेटा बैरन द्वीप में है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके पड़ता है। ओके, चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन बेटा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। पेड़ों की कटाई हो रही थी, लोगों ने पेड़ों को पकड़ लिया था, बोले हम काटने नहीं देंगे, अगर पेड़ों को काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेटा लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पीलिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, पीली पीली आंखें, हाथ की हथेलियाँ वगैरह सब पीली पीली, तलवे पीले पीले, तो मानव शरीर के किस अंग को एक्चुअली में यह प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को बेटा अंग्रेजी में आप लोग लीवर बोलते हो। तो लीवर को फीवर जब हो जाता है तो पीलिया हो जाता है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बेटा दिल्ली चलो का नारा आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि चलो भाई दिल्ली चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम बनने वाला है नहीं। तो दिल्ली चलो का नारा बेटा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बेटा सूर्य के प्रकाश में आपको विटामिन डी देखने को मिलता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेटा ये करनाल में मिलेगा, और करनाल आपके जो है हरियाणा में पड़ेगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बेटा? करनाल में है, और ये हरियाणा में पड़ता है। पेनाल्टी कारण का संबंध, पेनाल्टी कार्नर का संबंध ओके किस खेल से है? हॉकी से है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो भाई देख लेना। देश के वो भी आन मान शान थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे मेडल दिलवाए। डूरंड कप का संबंध बेटा किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरंड कप मतलब फुटबॉल। ओके, डूरंड कप एक प्रतियोगिता है, और ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न बेटा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारतीय फिल्म क्षेत्र में बेटा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, कंप्यूटर का पिता किसे बोला जाता है? पिताजी कंप्यूटर के कौन है बेटा? चार्ल्स बैबेज इज द राइट आंसर। मैंने बोला था ऑल टॉपिक को कवर करने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर प्रश्न कहीं से भी आता है तो हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। घेंगा रोग बेटा किस तत्व की कमी से होता है? जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है, जिसे गलकंठ रोग के नाम से जानते हो। यहाँ पे ऐसे ऐसा लटक जाता है अजीब सा। ठीक है, तो वो आपका बेटा क्या होता है? घेंगा रोग होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में
सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो आप सभी जानते हो कि भारत में जो पूर्वोत्तर राज्यों में से सबसे पूर्व में एकदम पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश है, और यहीं पर आपके सबसे पहले सूर्य का उदय देखने को मिलता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है? तो पृथ्वी पर अगर उत्तरी गोलार्ध में हम सबसे बड़े दिन की बात करें तो 21 जून को पड़ता है, तपती दोपहर तपती धूप में, ठीक है, मतलब भयानक गर्मी होती है। कांसा बेटा किससे मिलकर बनता है? तो कांसा बनाने के लिए कापर को मिलाना पड़ता है और टिन को मिलाना पड़ता है, उसके बाद आपका कांसा बन करके तैयार हो जाता है। मछली की अगर हम बात करें किसकी सहायता से सांस लेने का काम करती है? तो जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछली क्या करती है बेटा? गलफड़ों से सांस लेती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलफड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है और ये लास्ट प्रश्न होने वाले हैं आपके, मतलब लास्ट प्रश्न होने वाले हैं, लेकिन लास्ट प्रश्न नहीं है। 98 नंबर का है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है? बेटा जो पनामा नहर है मोस्टली पूछी जाती है, तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ऐड करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक्चुअली में है कौन सा? तो बेटा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे आप भारत रत्न के नाम से जानते हो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत या लीवर है, ये एक ग्रंथि है। और पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर किसी प्रकार से किसी कारण से आपका लीवर गड़बड़ करता है, ख़राब कर जाता है, ख़राब हो जाता है, यहाँ तक कि 70-80% तक ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा मौका मिल गया बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को रिकवर भी करता है। तो यकृत या लीवर आपकी क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस तरीके से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो पार्ट सेकंड है उसमें फर्म 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इस तरीके से कहते हैं बूंद बूंद से क्या मतलब 100 प्रश्नों से हम पूरे घड़े को भर देंगे, मतलब 1500 प्रश्नों के पूरे घड़े को हम भर देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।